तो आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिजनेस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, फ्यूल के प्रिंसिपल, टेलर के प्रिंसिपल, उनकी टेक्निक्स। तो ये स्टार्ट करते हैं आज प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स बेसिकली होते क्या है, सिद्धांत को प्रिंसिपल्स कहते हैं। वो सिद्धांत कौन से होते हैं, नक्शे कदम, कि कौन से नक्शे कदम पे चल के ग्रोथ हासिल की जा सकती है, डेवलपमेंट हासिल की जा सकती है, प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज बनाई जा सकती है, कंपनी आगे बढ़ सकती है। तो बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो मीनिंग क्या है इसका, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं दिशा देते हैं कंपनी को कि किस तरीके से मैनेजर डिसीजन लेगा और किस तरीके से उसको एक्शन करने चाहिए, किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए, किस तरीके से एक्शन करना चाहिए। ठीक है, एक्शंस करने चाहिए जो भी हो रहे हैं उस कंपनी के अंदर, और ये बताता है कि क्या करने से क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी टाइम पर देने से जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होगा। तो ये काम करता है कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर काम करता है क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिसीजन मेकिंग के लिए। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताने के लिए। ठीक है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए यूजफुल इंसाइट है कि किस तरीके से काम करना है, कैसे चलना है। ठीक है, कैसे कंपनी को रन करना है, किस टाइम पर कौन सा डिसीजन लेना है, क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये बनी बनाए सारे प्लान्स हैं। ठीक है, ये सारे सिद्धांत हैं जिनको फॉलो करके एक कंपनी आगे बढ़ सकती है। तो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये बनाए कैसे जाते हैं, दो तरीके हैं इनको बनाने के। पहला, यहां पर डीप ऑब्जर्वेशन करके, सोच के अच्छे से। ठीक है, एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके, पहला डीप ऑब्जर्वेशन करके अच्छे से ऑब्जर्व करना, एम्प्लॉयज के रिएक्शंस को नोटिस करना कि हमने ये डिसीजन लिया कि उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो खुश हो रहे हैं, मोटिवेट हैं, काम कैसे कर रहे हैं, एफिशिएंट हो रहे हैं या नहीं है। ठीक है, दिक्कत तो नहीं आ रही, अभी भी परेशान तो नहीं है। तो जो डिसीजन लिया उसका इम्पैक्ट देखकर, ठीक है, डीप ऑब्जर्वेशन कर हम पता लगा सकते हैं, हम डिराइव करते हैं नए नए प्रिंसिपल्स को। ये प्रिंसिपल पैदा ऐसे ही होते हैं, डीप ऑब्जर्वेशन करके प्लस उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर करके। ठीक है, उससे क्या होगा, जो ऑब्जर्वेशन हमने करी उसका टेस्ट लिया जाएगा, अलग अलग सिचुएशन में उसको परखा जाएगा कि इस सिचुएशन में ऐसा करेंगे, दूसरी सिचुएशन में ऐसा करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, अगर रिजल्ट फेवरेबल आता है तो उसको सिद्धांत बना दिया जाता है। तो ये प्रिंसिपल बना कैसे, डीप ऑब्जर्वेशन से, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से, उनके टेस्ट करके अलग अलग सिचुएशंस के अंदर। ठीक है, उनसे टेस्ट से जो रिजल्ट आया उनको देख के अगर अच्छा है तो उसको प्रिंसिपल बना दिया ताकि हम उसको फर्दर भी यूज कर सकें। आगे बात करते हैं, मैनेजमेंट को यहां पर कंपेयर किया जा सकता है प्योर साइंस प्रिंसिपल्स के साथ। कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और प्योर साइंस प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। प्योर साइंस प्रिंसिपल्स, न्यूटन बैठा था पेड़ के नीचे, ऊपर से गिरा एप्पल तो एक लॉ बन गया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये प्योर साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें से एक एग्जांपल मैंने जो अभी आपको दिया। लेकिन जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे, फ्लेक्सिबल, उनको वक्त के साथ साथ चेंज किया जा सकता है। ठीक है, और अलग अलग तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। ये नहीं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो कहता है अगर कोई चीज ऊपर से गिरेगी तो वो जमीन पर ही गिरेगी, कहीं और ऊपर नहीं चली जाएगी। ठीक है, वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से जमीन पर ही गिरेगी। ये लॉ हर जगह एज इट इज अप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है उनको अलग अलग तरीके से अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, और वो वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। आगे बात करते हैं, साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो रिजिड होते हैं, उनको एज इट इज अप्लाई किया जाता है एब्सोल्यूट मैनर में, जैसे वो होते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब ऊपर से कोई चीज नीचे ही गिरेगी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। इनको चेंज नहीं किया जा सकता, वक्त के साथ साथ ऐसा नहीं होगा ऊपर से कोई चीज गिरती है तो वक्त के साथ साथ ऐसा नहीं है कि वो अलग डायरेक्शन में चली जाएगी, वो नीचे ही गिरेगी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन चेंज नहीं होगा। लेकिन जो प्रिंसिपल्स के जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो चेंज हो सकते हैं यहाँ पर। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को कंपेयर किया जा रहा है मैनेजमेंट टेक्निक्स के साथ। ये मैनेजमेंट टेक्निक्स के और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैंने बता दिया था, ये गाइडलाइंस हैं और ये फ्लेक्सिबल है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। लेकिन ये मैनेजमेंट टेक्निक्स के हैं। मैनेजमेंट टेक्निक्स कुछ मेथड है, कुछ प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, इनके अंदर अलग अलग स्टेप्स, इनके अंदर टेक्निक्स के अंदर अलग अलग स्टेप्स रखे हुए हैं।
ठीक है, कि ये स्टेप को परफॉर्म करके हम गोल को अचीव कर सकते हैं। मतलब पहले से ही प्लान डिसाइड कर दिया, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मुझे जो भी करना है वो सब कुछ इन टेक्निक्स के अंदर पहले से ही बता रहा है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये रिजिड है, हाँ भाई वही स्टेप्स फॉलो करके वहां तक पहुंचना है, ठीक है। जो मैनेजमेंट टेक्निक्स है वो रिजिड है, उनको बार बार बदला नहीं जा सकता। रिजिड का मतलब जिसको बार बार बदला नहीं जा सकता, ठीक है, जो कि फिक्स्ड है, नेचर वाइज स्टैटिक है, ठीक है, जो बार बार चेंज नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो क्रिएटिव है। तो मैनेजमेंट टेक्निक्स मैंने बताया, मेथड और प्रोसीजर्स थे इसके अंदर अलग अलग सीरीज वाइज स्टेप्स गिवन है, ताकि उस स्टेप्स को फॉलो करके हम उस गोल को अचीव कर सकें, ठीक है। और ये रिजिड है बाय नेचर। स्टूडेंट यहाँ पे बात करते हैं फीचर्स की, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ फीचर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फीचर्स, ठीक है। यूनिवर्सल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। जर्नल गाइडलाइंस फॉर्म बाय एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिसेस, फ्लेक्सिबिलिटी, बिहेवियरल नेचर, बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कंटीजेंट, ये सभी इनके फीचर्स हैं। फिर मैं इसको एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले यूनिवर्सल एप्लीकेशन की। ये है क्या? ये अप्लाई किया जाता है, ये प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है सभी ऑर्गेनाइजेशन में, साइज और नेचर के अकॉर्डिंग। जैसे डिवीजन ऑफ लेबर एक प्रिंसिपल है, ये क्या बताता है कि अगर काम को बांट दिया जाए तो उससे क्वालिटी, एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन बढ़ती है, ये हर जगह बढ़ती है, ठीक है। तो इस वजह से यूनिवर्सली एप्लीकेशन है। जैसे ये प्रिंसिपल को हर जगह अप्लाई किया जा सकता है, वैसे प्रिंसिपल्स को भी हर जगह अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन साइज और नेचर के हिसाब से, अंधाधुंध नहीं, ठीक है। जर्नल गाइडलाइंस है, लेकिन इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता ब्लाइंडली, ठीक है। कंडीशंस और नेचर के अकॉर्डिंग अप्लाई किया जाएगा इन जर्नल गाइडलाइंस को, जो दिशा देंगी, ठीक है। ये दिशा देती है बेसिकली, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो सिद्धांत है, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। सॉल्व करवाते हैं, सॉल्व करने में हेल्प करते हैं यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर फेयर रेम्यूनरेशन सैलरी, ये क्या है? यहाँ पर फेयर रेम्यूनरेशन सैलरी का मतलब है सबकी सैलरी फेयर होनी चाहिए, उनके क्वालिटी के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से सबकी सैलरी फेयर होनी चाहिए। इसमें क्या है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पर एक लेबर है, उसकी सैलरी 5,000 है, और एक मैनेजर है, उसकी सैलरी 50,000 है, ठीक है। दोनों काम अच्छा करते हैं, लेकिन दोनों की सैलरी को सेम नहीं कर सकते। अगर दोनों की सैलरी को सेम कर दिया, अगर दोनों की सैलरी को 50,000 कर दिया, तो उस केस के अंदर जो मैनेजर है वो भाग जाएगा, वो गुस्सा हो जाएगा, वो कहेगा मेरे को तुम कंपेयर कर रहे हो लेबर से, मेरी सैलरी को 1,00,000 रुपए करो, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे, लेकिन तरीके से, ऐसी अंधाधुंध नहीं। आगे बात करते हैं, ये जो प्रिंसिपल हैं ये फॉर्म्ड होते हैं प्रैक्टिसेस और एक्सपेरिमेंट से, ऐसे नहीं हो जाते। रिसर्च होती है इस पे काफी डीपली, ठीक है, और यहाँ पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको यूज किया जाता है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ जो लेबर है, उसको एक ही दिन में अप्लाई नहीं करेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा अप्लाई करके देखेंगे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर इम्पैक्ट अच्छा हुआ तो उसको अप्लाई कर देंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। आगे फ्लेक्सिबिलिटी, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द नेचर, हर सिचुएशन में डिफरेंट कंडीशन में इसको डिफरेंट तरीके से अप्लाई किया जा सकता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन का एक प्रिंसिपल है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर कुछ ही हाथों में ले लेना, लेकिन हर एक केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी कंपनी में किसी कंप्लीट तरीके से सेंट्रलाइजेशन नहीं होती है, कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब पावर दूसरों के हाथों में देनी पड़ेगी। तो वही चीज है, इसको पूरी तरह अप्लाई करेंगे, लेकिन तरीके से। इसको एज इट इज उठा के अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग, जो भी इंडस्ट्री की है उसके हिसाब से इसको अप्लाई किया जाता है। आगे बिहेवियर एंड नेचर, ठीक है, बिहेवियर इन नेचर, इसका मतलब क्या है? ये जो प्रिंसिपल है इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं एम्प्लॉइज को बिहेवियर वाइज, ठीक है। यहाँ पे साइकोलॉजी के बारे में बात करिए, कैसे यहाँ पर एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में, अच्छी, अगर प्रिंसिपल्स को ढंग से फॉलो करते हैं। काफी सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि रिलेशनशिप के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, ताकि मेंटली प्रेशर भी कम रहे और एक मैनेजर आसानी से अपने सबॉर्डिनेट को काम दे सके और वो आगे कर सके इसको डिलीवर। आगे बात करते हैं बेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये है क्या? बेसिकली प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो उसका इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव इंपैक्ट आया तो ही उसको लॉन्ग टर्म के लिए ले जाया जाएगा, अदरवाइज उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा वहीं।
तो यहाँ पर कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है अगर कुछ अप्लाई करा तो उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा, कुछ अच्छा करा तो अच्छा इम्पैक्ट, अगर बुरा करा हो तो नेगेटिव इम्पैक्ट। आगे बात करते हैं कंटीजेंट। हर जगह सिचुएशन टू सिचुएशन वेराई करता है कि इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है साइज और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये थे फीचर्स, ये थे नेचर के बारे में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की। पहला, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मतलब जो सोचते हैं मैनेजर, जो ख्वाब देखते हैं कंपनी के लिए, ठीक है, जो ख्वाब देखते हैं क्या गोल को कैसे अचीव करना है, उसको किस तरीके से रियलिटी में उतारना, कैसे उसको रियलिटी में उतारना, उसको अचीव करना, ठीक है, ये सिखाता है। कौन सिखाता है? ये प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस है जो बताती है किस तरीके से जो उसने सोचा उसको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है। ये सब कुछ कौन बताएगा? वो प्रिंसिपल्स। आगे बात करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहां पर इंसिस्ट किया जाता है कि प्लान्ड तरीके से काम करो, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करो, मैक्सिमम बेनिफिट हो सके यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज का। मतलब हम क्या है? ह्यूमन रिसोर्स, और जो मशीन्स वगैरह होती हैं उनको फिजिकल रिसोर्सेज कहते हैं। हमारे दिमाग का अच्छे से मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके, ये खर्च नहीं होता ज्यादा यूज करने से, वेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन भी जाती है इसका अच्छे से यूज किया जाए। साइंटिफिक डिसीजंस क्या है? एसेस करें रिसोर्सेज बहुत ध्यान से ताकि अप्रोप्रिएट डिसीजन लिए जा सके। हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, किस तरीके से उसको यूज करना है, कौन कौन से अभी करने, कौन कौन से बाद में करने, सब कुछ साइंटिफिक डिसीजन है। डीपली स्टडी, एक्सपेरिमेंट बेस्ड, सब कुछ साइंटिफिक डिसीजन है। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट क्या है कि जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज होता जाएगा वैसे वैसे रिक्वायरमेंट भी चेंज होती रहेगी, ठीक है। एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, ठीक है। अब पुराने जमाने में पुरानी पैंट चलती थी लॉन्ग बॉटम, जो अमिताभ बच्चन जी हमारे पहनते थे, ठीक है, ऊपर से टाइट नीचे से खुली, लेकिन वो आजकल नहीं चलती हैं। लॉन्ग बेल बॉटम पैंट कहते हैं उनको, लेकिन आज की डेट में ऐसे नहीं चलती। आज की डेट में ट्राउजर्स चलती हैं, जीन्स भी थोड़ी ट्रेंड से ऑफ जा रही है, ठीक है। तो ट्रेंड धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। तो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट क्रिएट करना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही जरूरत पड़ती है, उन्हीं को अप्लाई किया जा सकता है। ये नहीं है आउट ऑफ एनवायरमेंट नहीं जा सकते, आउट ऑफ ट्रेंड नहीं जा सकते। आगे बात करते हैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो सकती है? एडमिनिस्ट्रेशन का हेड जो होता है वो टॉप लेवल होता है, जो सोचता है, इंप्लीमेंट करता है नई नई पॉलिसीज को, प्लान्स को, ठीक है, और उसको किस तरीके से डायरेक्ट करना है गाइडलाइंस को, ठीक है, ताकि कोई डिस्करेज ना हो, ठीक है, ताकि किसी चीज में पर्सनल बायस ना लगे कि हाँ भाई मैं इस चीज का ही सहारा ले रहा हूँ, इस चीज के साथ हूँ, ठीक है। सबको इक्वली रख के सोचना पड़ता है ताकि इक्विटी क्रिएट हो यहाँ पर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर ज्यादा अहमियत दी जाती है बजाय कि सेल्फ इंटरेस्ट पे, खुद के बारे में सोचने के बदले में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बारे में सभी को सोचना होता है यहाँ पर। तो ये इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का जो रूल है। आगे बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, सोशल, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, कंपनी में काम करने के लिए, फैक्ट्री में काम करने के लिए, या किसी भी मैनेजमेंट काम करने के लिए, वो सोशल रिसोर्सेज होते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री सोशल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करती है, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोशल वेलफेयर हो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अच्छी फेयर रिम्यूनरेशन मिले, जो भी काम कर रहा है उसके बदले में अच्छा पैसा मिले, ठीक है। तो यहाँ पर फुलफिलिंग होनी चाहिए यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। लास्ट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। जो मैनेजमेंट है आजकल ट्रेनिंग दे रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स की, जो प्रिंसिपल्स पढ़ाए हैं, ये प्रोफेशनल कोर्सेज में इसके ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है, इन्हीं को ही पढ़ाया जाता है, इन्हीं को ही इम्प्लीमेंट किया जाता है, ताकि आगे जो ग्रोथ हो आसानी से और अच्छे तरीके से हो पाए इंडस्ट्रीज की।